मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दोपहर 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के डर की हद तक बढ़ती रफ्तार से। जहां देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार कर गई है, वहीं हॉटस्पॉट शहरों की तस्वीर भी लगातार बिगड़ रही है। जैसे ही लगता है कि इस पर काबू पा लिया जा रहा है, ये फिर से पलटवार कर देता है। दिल्ली में मामले कम हुए और कल अचानक संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त उछाल आ गया। मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में ये वायरस फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश का तो हाल ही बेहाल है, यहां मरने वालों की संख्या अब डराने लगी है। और ये आपको हम 5 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। जी हां, दिल्ली, मुंबई, देखिए इंदौर, जयपुर, नोएडा, ये 5 शहरों की तस्वीर है। इन 5 शहरों में कई इलाके सील कर दिए गए हैं। कई इलाके जो हैं वो हॉटस्पॉट है पूरी तरह से। और इस बीच मध्य प्रदेश में तो सियासत तक शुरू हो गई है। पहले ये रोग काफी फैल चुका था। आश्चर्यजनक रूप से फरवरी और मार्च के महीने में जो मृत्यु का आंकड़ा वहां अधिक हुआ था, मतलब रोग पहले से था, निदान की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई और इसलिए वहां पेशेंट्स एक विशेष इलाके में बढ़े, 3-4 बस्तियों में बढ़े। अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनका 80% से ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है। उनके लिए हमने अलग रणनीति बनाई। पहले कई तरह की गलतफहमियां थी, इलाज कराने में कई तरह की बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को दूर किया और अब सारे इंदौर को एक किया। 600 तक की स्थिति पहुंच गई है। आंकड़ा जी ये बड़ा, इसका मूल कारण है कि सरकार का फेल्यूर मैनेजमेंट। आपने अधिकारी नए भेज दिए, अधिकारी नए भेजे तो टास्क फोर्स बना दिया, कौन उन पे कंट्रोल करेगा, कोई स्थिति नहीं है। किट और जो मेडिकल इक्विपमेंट लगने थे उनकी बहुत ज़्यादा कमी हुई। फिर चूंकि राशन की वितरण की व्यवस्था सही नहीं थी तो लोगों में होच पोच रहा और लॉकडाउन का उतना सही तरीके से गरीबों ने पालन नहीं किया। ऐसे कई बद इंतजामी इस सरकार ने की और उसी का नतीजा रहा कि इस इंदौर को उसकी सजा मिली। कोरोना से लड़ाई के लिए लॉकडाउन 2 जारी है। बार बार लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। आइए देखते हैं लॉकडाउन में शहर शहर की ग्राउंड रिपोर्ट। देश के साथ साथ कश्मीर में भी जारी लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित यहां का पर्यटन उद्योग है। दरअसल अगस्त के महीने में अनुच्छेद 317 हटने के बाद ही पूरी तरह से पर्यटन ठप हो गया था। अब पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद थी कि शायद गर्मी आते ही पर्यटन रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन के चलते फिलहाल नाक के बराबर कश्मीर पर्यटक रुख कर रहे हैं। लॉकडाउन 2 को अब 3 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO के पास। आप देखिए सुबह के वक्त वाहन जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि जो एसेंशियल कम्युनिटी संबंधित होते हैं या जिनको छूट मिली है वो लोग सुबह सुबह ही ट्रैवल करते हैं, तो हल्का फुल्का ही कहा जा सकता है कि वाहन जो है नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है जैसी यूजुअली होती थी पहले। नोएडा में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जितने भी हॉट स्पॉट है वहां पर खास निगरानी रखी जा रही है। इस समय हम गौतम बुद्ध नगर के पाम ओलंपिया सोसाइटी में मौजूद है। अगर यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हम इस वक्त हैं ईस्ट ऑफ कैलाश के ई ब्लॉक के बाहर, जहाँ पर 10 घरों को क्वारंटीन करा गया है क्योंकि एक डॉक्टर जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पूरी कॉलोनी जो है उसको रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर इस एरिया में गाड़ियों का घुसना, गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के बाद आप लेफ्ट नहीं ले सकते, गाड़ियां नहीं जा सकती, लेकिन अंदर की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाजाही चालू है। लोग अपने सब्जी फल वगैरह लेने के लिए दुकानों पर जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं। सुबह के 8:15 के आसपास बजे हैं, लेकिन और जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, डॉग वॉकर्स हैं, वो भी सब बाहर। संपूर्ण लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। दिल्ली में जिस तरीके से हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ी है, वैसे में जिन इलाकों में ज्यादा कोरोना संक्रमण फैला हुआ है उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। निजामुद्दीन के इलाके में आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और MCD से जुड़े हुए जो लोग हैं
वो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां इस पूरे इलाके में मौजूद हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। दरअसल पिछले 24 घंटे में दिल्ली में जिस तरीके से केस की संख्या बढ़ी है, जिसमें 62 केसेस बढ़े हैं, साथ ही दिल्ली में 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं और केस इस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अलग अलग जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ये हॉट स्पॉट का इलाका है। हालांकि यहाँ हाल ही में जिस तरीके से सबसे ज्यादा केस आए थे, कुछ दिनों से कुछ केसेस नहीं बढ़े हैं। लॉकडाउन पर स्कूल की फीस को लेकर आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने फरमान जारी किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस ना ले, क्योंकि कई स्कूलों से खबरें भी आ रही थी। आपको बता दें कि कई प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चों के फीस के लिए पेरेंट्स को मैसेज तक भेज दिया था, ईमेल्स के थ्रू भी खबरें आ रही थी। लेकिन इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो इसके बाद, इन सारी चीज़ों के बाद, इन सारी शिकायतों के अध्ययन के बाद में सरकार ने एक फैसला लिया है आज, और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी ज़मीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी ज़मीन पर, प्राइवेट ज़मीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पे चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीनावार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पे कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की फीस के अलावा कोई और, 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है, कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट्स से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा। ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा, ना कोई एनुअल चार्ज करेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो लॉकडाउन के पीरियड में अभिभावकों के लिए कम से कम ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर। इस बीच लॉकडाउन पर आपको बता दें, पुलिस पर कम नहीं हो रहे हैं। यहां पर पटियाला के बाद लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमले की खबर राजस्थान के टोंक से भी आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बावड़ी चौराहे पर गश्त कर रही पुलिस पार्टी पर सुबह करीब 7:30 बजे भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ में करीब 60 से 70 लोग शामिल थे। भीड़ ने पुलिस पार्टी पर लाठी, सरियों और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस के 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि 2 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। रविवार को ऐसी ही घटना पटियाला में भी सामने आई थी। कुछ निहंगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया था। हमले में निहंगों ने एक एएसआई की हाथ तक काट दी थी। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के मुख्य कसूरवार तबलीगी जमात का मरकज रहा। जमात का मुखिया मौलाना साद अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। इस बीच मौलाना साद के मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी एक्शन में आ गया है। ईडी ने मौलाना पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। तबलीग जमात के मुखिया मौलाना साद पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी ने मौलाना साद पर दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मौलाना साद के ठिकाने का अब तक नहीं पता। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ाने में मुख्य कसूरवार तबलीग जमात के चीफ मौलाना साद की तलाश हो रही है। साद के ठिकाने की तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि मौलाना साद और उसके 8 सहयोगी ईडी के रडार पर आ गए हैं। इन सब पर विदेशों से फंड लेने का आरोप है। सूत्रों से खबर ये भी है कि हाल के दिनों में मौलाना के खातों में बड़ी रकम जमा हुई है। इस बारे में इनकम टैक्स विभाग भी जांच शुरू करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस मौलाना साद को अब तक 2 बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन उसने अपने खातों की जानकारी अब तक नहीं दी। जब केस रजिस्टर्ड हुआ, 31 मार्च को केस रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसके बाद में क्राइम ब्रांच ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने हमें एक नोटिस दिया था 91 का। ये आपको भी पता है और आवाम को भी पता है। तो उस 91 के नोटिस के हेवज में हमने एक रिप्लाई फाइल किया
दिल्ली की क्राइम ब्रांच मरकज की फंडिंग पर ईडी और आयकर विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। गौर मतलब है निजामुद्दीन मरकज में लॉकडाउन के उल्लंघन का खुलासा होने के बाद से अब तक मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने नहीं आया है। पहले बताया गया कि वो सेल्फ क्वारंटीन पर है, लेकिन अब खबर है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसने जाकिर नगर में अपना ठिकाना बदल लिया। मरकज चीफ मौलाना साद के खिलाफ FIR दर्ज है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि मौलाना साद आखिर कहां है। इस वक्त मैं जाकिर नगर वेस्ट इलाके में मौजूद हूँ। ये पूरा इलाका हॉटस्पॉट जोन में आता है, लिहाजा इस पूरे इलाके को सील किया गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक इसी गली में आगे जाकर 6 स्टोरी एक बिल्डिंग है जहाँ पर मौलाना साद के रिश्तेदार रहते हैं, और जो हमें सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि मौलाना साद उसी 6 स्टोरी बिल्डिंग में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो कहां है। खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच पहले मौलाना साद का बयान लेगी, फिर गिरफ्तारी का फैसला होगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने मौलाना समेत 18 लोगों से जांच में शामिल होने को कहा है। इसके अलावा पुलिस ने तबलीगी जमात के करीब 2000 लोगों को लुकआउट सर्कुलर जारी किया है ताकि वो देश से भाग न सके। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने साद को सवालों की लंबी सूची थमाई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सवालों का मौलाना साद ने जवाब तो भेज दिया, लेकिन कई सवालों के जवाब में उसने ये लिखा है कि क्योंकि वो सेल्फ क्वारंटीन में है इसलिए उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। जाहिर है साद पुलिस को लगातार छकाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। और आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग में आरबीआई भी कूद पड़ा है। जी हां, बैंकों के इस बैंक ने आज रिवर्स रेपो रेट घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज को कम कर दिया है। वहीं ग्रामीण बैंकों के लिए खजाना खोलकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मदद का भी ऐलान किया है। कोरोना के संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज सुबह कई बड़े ऐलान किए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में संभालने के लिए जो घोषणाएं की उससे शेयर बाजार भी खिल उठा। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। इसका असर ये होगा कि बैंक अब ज्यादा से ज्यादा लोन बांटेंगे। आपको लोन मिलने में आसानी होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की मदद दी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को 25,000 करोड़, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। बैंकों पर दबाव कम करने के लिए डिविडेंड देने पर भी रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, आरबीआई गवर्नर ने एनपीए नियमों में बैंकों को 90 दिन की राहत दी है। On April 15, the amount observed under reverse repo operations was 6.9 lakh crore. Earlier, what I had given about the system liquidity, that was net. That is the difference between the repo and the reverse repo. What I am now saying is one way of flow at the end of every day, how much flows from the system into the RBI through the reverse repo window. It has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4%, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%. आरबीआई गवर्नर ने बताया कि देश में बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है, एटीएम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, अनाज की कोई कमी नहीं है। हालांकि आरबीआई ने माना कि ये अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल दौर है। उद्योगों पर कोरोना का असर पड़ रहा है। इस साल विकास दर गिरकर 1.9% रहने का अनुमान है। मेरा जहां तक मानना है वो ये है कि जो अभी बहुत कम लोगों ने हमारी आर्थिक गति बताई है, जीडीपी ग्रोथ रेट किसी ने कहा है 1.9% होगी, किसी ने कहा है कि 0% होगी। मुझे लगता है कि इससे हम लोग बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि तीसरी और चौथी तिमाही में मुझे लगता हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था में एक अच्छी गति प्राप्त होने की मुझे पूरी आशा है। जो आज आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किए हैं निवेश को बढ़ाने के लिए और खासतौर से बैंकिंग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए कि वो अपना ऋण जो है वो उद्योग जगत को और उद्योग बाकी क्षेत्रों में दे सकें, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। कोरोना के मुश्किल दौर में पूरी दुनिया के सामने वित्तीय संकट है। छोटे उद्योग हो या बड़े, सब कोरोना की मार झेल रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आर्थिक पैकेज से ही अर्थव्यवस्था को सहारा देने की कवायद चलती रहेगी। आज तक ब्यूरो।
और आपको बता दें, आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि आज आरबीआई की घोषणा से नकदी बढ़ेगी, क्रेडिट सप्लाई बेहतर होगी। इन उपायों से छोटे कारोबारियों, एमएसएमईज, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। इससे राज्यों को भी राहत मिलेगी। लॉकडाउन की सख्ती इतनी कि आप घर से निकल नहीं सकते हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की आज शादी हुई। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या कोरोना लॉकडाउन के माहौल में ये शादी कम लोगों के बीच नहीं हो सकती थी? सोशल डिस्टेंसिंग तक का पता नहीं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियमों के पालन का दावा किया गया है, लेकिन भीड़ देखकर सरकार कोई कदम उठा सकती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ड्रोन से तस्वीरें यहां पर ली गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहां पर है ये जरा बताइए। ना यहां पर मौजूद किसी शख्स ने मास्क पहना है, ना उचित दूरी यहां पर किसी ने बनाई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।